Good morning, all of you. Today we will discuss the last second poem of your syllabus, My Heaven, composed by Rabindranath Tagore. You know very well about Rabindranath Tagore. He was born in India. He won the Nobel Prize for Literature in 1913. This is most important. ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1913 में किसको नोबेल प्राइज दिया गया था, वो भी साहित्य के लिए। तो 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। माय हेवन, मेरा स्वर्ग, यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी रचना के माध्यम से एक ऐसे भारत की परिकल्पना करते हैं, एक ऐसे कंट्री की परिकल्पना करते हैं जिसमें लोग सुखी हों, समृद्ध हों और शक्तिशाली। क्योंकि जब इन्होंने पोएम लिखा तो उस समय भारत गुलामी की दास्ता से जूझ रहा था। भारत पर अंग्रेजी हुकूमत थी। तो यहाँ के लोगों की दयनीय दशा देखकर इनको काफ़ी ग्रीफ होता था, काफ़ी दुख होता था। तो ईश्वर से प्रार्थना करते थे और उस प्रार्थना में इन्होंने अपने लिए नहीं, इन्होंने इंडिया के लिए, इन्होंने इंडिया के लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना किया कि हमारा देश ऐसा हो जहाँ पे लोग बिना भय के रहते हो, जहाँ पर लोगों का सर प्राइड से, उनके गौरव से ऊंचा उठता हो और जहाँ पे शिक्षा मुक्त हो, जहाँ पे शिक्षा लोगों के लिए शिक्षा। अब इन्होंने शिक्षा की बात क्यों की? क्योंकि पहले के लोग क्या करते थे, कुछ धर्म के आधार पे, कुछ जात के आधार पे शिक्षा को वंचित रखा। खास करके स्त्रियों की शिक्षा की बात करते हैं। ये उस समय जो है स्त्रियों की शिक्षा को वंचित किया गया था। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जहाँ पे नॉलेज, जहाँ पे शिक्षा मुक्त हो, ऐसे भारत की परिकल्पना करते हैं। तो इस पोएम में इन्होंने अपनी व्यथा को और ईश्वर से जो इन्होंने प्रार्थना किया भारत कैसा हो, उस चीज़ को इसमें दिखाया गया। आइए हम लोग अबाउट द पोएम थोड़ा सा पढ़ते हैं, उसके बाद अबाउट द पोएम। रविन्द्रनाथ टैगोर was born on May 6, 1861 in Kolkata. This is new name, कोलकाता। रविन्द्रनाथ टैगोर कलकत्ता में 6 मई 1861 को जन्मे थे। He was one of the distinguished novelists and poets. Distinguished means होता है फेमस। वह डिस्टिंग्विश अद्वितीय भी होता है, जिसके समान है ना कल्पना, जिसकी दर में तुलना न किया जाए। ही वॉज वन ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड नॉवलिस्ट एंड पोएट्स। वह एक प्रसिद्ध निबंधकार और कवियों में से एक थे। निबंधकार और कवियों में से एक थे। हिज फादर्स नेम वॉज देवेंद्रनाथ टैगोर। उनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर था। ही वॉज एजुकेटेड मोस्टली एट होम। वह अक्सर शिक्षा एक्सेप्ट किया, जो उन्होंने शिक्षा प्राप्त किया, अक्सर करके उन्होंने घर पे ही अपनी शिक्षा को प्राप्त किया। ही वॉज सेंट टू इंग्लैंड टू स्टडी लॉ। और वह
लॉ का अध्ययन करने के लिए, कानून का अध्ययन करने के लिए इंग्लैंड भेजे गए। एंड देयर ही ज्वाइन द यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन, और वहाँ पे उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन को ज्वाइन किया। इन 1901 1901 में ही फाउंडेड शांति निकेतन, द फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। फाउंडेड वर्ड आया, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये फाउंड पाने का वर्ड नहीं है यहाँ पे, जिससे आपका जो चलता है फाइंड, फाउंड, फाउंडेड, बात समझे। चलिए देख लेते हैं। एक होता फाइंड, फाउंड, फाउंडेड, इसका मतलब होता पाना, ठीक है, इसका मतलब होता पाना। एक होता है फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड, ये मतलब होता है स्थापित करना या न्यू डालना होता है फाउंड, इसी से फाउंडेशन बनता है, फाउंडेशन। अब ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे जो वर्ड दिया गया है इसका मतलब स्थापित करना ही होगा। अभी जो आपकी बुक में जैसे यहाँ पे लिखा है ही फाउंडेड शांति निकेतन, है ना, ये वर्ड लिखा गया है। अब यहाँ पे शांति निकेतन पाया, है ना, ये आप इसका पाने का अर्थ देख रहे हो, लेकिन आपको दिमाग में लगाना चाहिए कि ये वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं हो सकता, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। और वर्ब का सेकेंड फॉर्म यहाँ पे इसका फाउंड का है। अब कैसे पता चले वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म नहीं है। अगर ये थर्ड फॉर्म होता है तो इससे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज या हैड या हैव बीन का प्रयोग किया गया होता है, या हैड विल हैव का प्रयोग किया गया होगा। मतलब अगर थर्ड फॉर्म होता तो उससे पहले हेल्पिंग वर्ब प्रयोग किया जाता है। वर्ब का सेकेंड फॉर्म विदाउट हेल्पिंग वर्ब की यूज करते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो फाउंड मतलब पाना होता है, फाइंड, फाउंड, ठीक है। अब इसका थर्ड फॉर्म ये दिया है, अगर ये थर्ड फॉर्म होता तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होता, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है। यहाँ पे आपका क्या दिया गया, सीधा सेकेंड फॉर्म दिया, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्थापित करना। तो इसको क्लियर करते चले, नहीं पता लगे कहीं पे स्थापित करना हो, आप उसको जो है पाना वर्ड लिख रहे हो। ओके, इन 1901 ही फाउंडेड शांति निकेतन, उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना किया। द फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, जो कि भारत की प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी थी, है ना, उस समय भारत की प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी बनी। ही वोन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1913, वह 1913 में साहित्य के लिए नोबेल प्राइज जीते। ही वॉज ऑल्सो नाइटेड इन 1950, नाइटेड मतलब बोलते नाइटहुड की उपाधि दिला, नाइटहुड की इनको उपाधि दी गई थी, जिसको उन्होंने बाद में वो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उसमें इन्होंने उसको वापस दे दिया था, ठीक है। तो ही वॉज आल्सो नाइटेड इन 1915, और उन्हें 1915 में नाइटहुड की उपाधि भी दी गई। बट ही रिजाइंड हिज नाइटहुड इन 1919 एज ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जलियांवाला बाग मास्कर। मास्कर मीन्स होता है नरसंहार होता है, प्रोटेस्ट मतलब होता है विरोध, और प्रोटेक्ट मतलब क्या होता है, रक्षा करना। प्रोटेस्ट और प्रोटेक्ट होमोफोन्स में नोट करेंगे। बट उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में अपना नाइटहुड का उपाधि 1913 में वापस कर दिया। ही वॉज फेमस एज गुरुदेव, वह गुरुदेव के नाम से भी फेमस है। ही डाइड इन 1941।
उनका जो मृत्यु हुआ 1941 में हुआ। तो ये आपके देश के महान व्यक्तित्व हैं जिनको आपको जानना चाहिए। इसको मैंने इसलिए पढ़ लिया कि दैट मीन्स इनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे प्राइज की बात करते हैं तो 1913 में किसे नोबेल प्राइज दिया गया, किस संबंध में दिया गया, तो लिटरेचर के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया। ठीक है। और यहाँ पे आप जलियांवाला बाग हत्याकांड भी आप डेट पूछा जाता है। इनका जन्म कहाँ हुआ, ये पूछा जाता है अक्सर करके एग्जाम्स में, तो इस चीज़ को आप जानिए। और शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था, इसमें 4-5 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, इसलिए मैंने इसको पढ़ दिया। ओके, अब यहाँ पे अबाउट द पोएम पढ़ते हैं। द पोएम, हाँ हो सकता है आपके पास अदर प्रकाशन की बुक हो तो आप वहाँ से भी अबाउट द पोएम जो भी थोड़ा बहुत दिया गया, बाकी मैं इधर है ना। अबाउट द पोएम में होता क्या, पूरा थीम होता है, तो उस थीम को आप जानिए। उस थीम के बारे में मैंने कुछ बता दिया और आगे भी बताएंगे। द पोएम माई हेवन ड्रॉज द पिक्चर ऑफ an ideal country where people are literate and enjoy all types of freedom. They are liberal and broad-minded. Okay. As you know that, जैसा कि आप जानते हो, माई हेवन जो मेरा स्वर्ग नामक जो पोएम रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, इसमें ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो हमारे देश के लोग हों वो पढ़े लिखे हों, हर प्रकार की स्वतंत्रता उनमें दी गई हो, हर प्रकार की स्वतंत्रता उनके पास हो, उदार हो और ब्रॉड माइंड के हो, दैट मीन्स नैरो माइंड के ना हो, छोटी छोटी बात पर झगड़ा करने वाले, दैट मीन्स बातों को ना समझने वाले ऐसे व्यक्ति ना हो। तो उन्होंने अपने इस माई हेवन नामक पोएम में ये परिकल्पना करते हुए बोला है कि द पोएम माई हेवन ड्रॉज द पिक्चर ऑफ एन आइडियल कंट्री। आइडियल मीन्स होता है आदर्श, IDEAL, आइडियल मीन्स आदर्श होता है, IDLE नोट करें, IDLE, आइडियल मतलब क्या होता है, आलसी। होमोफोन्स में नोट करेंगे, IDLE आइडियल, 2 होमोफोन्स आपको मिला, आइडियल और एक प्रोटेस्ट और प्रोटेक्ट वर्ड आया था अभी, प्रोटेस्ट और प्रोटेक्ट, ये होमोफोन्स भी नोट करते चलेंगे। अलग से होमोफोन्स नहीं बताया जाएगा, जो कि 3 नंबर या 2 नंबर का आता है। और ये सेंटेंस आप अपने खुद के वर्ड में इसको बनाएंगे। तो ड्रज मतलब होता खींचना, चित्रित करना। कविता माई हेवेंस एक आदर्श देश की तस्वीर को चित्रित करता है। Where people are literate, जहाँ पर लोग क्या हो, शिक्षित हैं, कह रहे जहाँ पे लोग शिक्षित हों, एंड एंजॉय ऑल टाइप्स ऑफ फ्रीडम, और हर प्रकार की स्वतंत्रता को क्या करें, आनंद लें, हर प्रकार की स्वतंत्रता का आनंद लें। देयर आर लिबरल मीन्स होता उदार, एंड ब्रॉड माइंडेड, और क्या हो, ब्रॉड माइंडेड यानी विस्तृत मस्तिष्क और उदार हों, जहाँ पे लोग विस्तृत मस्तिष्क और उदार के हों। देयर इज नो डिस्टिनेशन, देयर इज नो डिस्टिनेक्शन, डिस्टिनेक्शन मीन्स होता है भेदभाव, अंतर, डिफरेंसेज। देयर इज नो distinctions among them on the basis of caste, color or creed. creed मीन्स क्या होता है, मजहब होता है, कलर मीन्स रंग, कास्ट मतलब जात, बेसिस मतलब आधार। ओके, और जहाँ पे धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर, रंग रूप के आधार पर, जातवाद के आधार पर उनके बीच में कोई भेदभाव ना हो,
वैसे देश की परिकल्पना करते हैं कि जहाँ पर, अब चूँकि उस समय जातवाद की प्रथा काफ़ी चली हुई थी, रंग रूप की प्रथा काफ़ी चली हुई थी, मजहब की प्रथा काफ़ी जो है उस समय चली हुई थी, लोगों में त्रासदी मची हुई थी, तो वो इस सब से काफ़ी पीड़ित थे। तो ईश्वर से यही उन्होंने प्रार्थना किया। तो कह रहे हैं कि जहाँ पर रंग रूप के आधार पर, जातवाद के आधार पर, किसी मजहब के आधार पर उनके बीच में कोई भेदभाव ना हो, मेरा देश, मेरा स्वर्ग ऐसा हो। दे आर इंडस्ट्रियस एंड प्रोग्रेसिव। इंडस्ट्री मीन्स होता है हार्ड वर्कर, वो मेहनती हो, ऐसा नहीं बैठ के खाने वाले आलसी ना हो। दे आर इंडस्ट्रियस एंड प्रोग्रेसिव, और वह उन्नतशील और कठिन मेहनत करने वाले हों। अंडर डिवाइन इंस्पायरेशन, और डिवाइन इंस्पायरेशन दैट मीन्स एक, डिवाइन मीन्स क्या होता है, दैवीय प्रेरणा के अंतर्गत दे मार्च ऑन टूवर्ड्स न्यू थॉट्स एंड एक्शंस। करे एक दैवीय प्रेरणा के अंतर्गत, एक दैवीय प्रेरणा से वह एक नई विचार, एक नई विचारधारा और एक नए कार्य की तरफ आगे बढ़े। मार्च ऑन मतलब होता गो अहेड, आगे की ओर जाना। द पोएट प्रेज टू गॉड, ईश्वर से कवि प्रार्थना करता है दैट की हिज कंट्री, उसका देश, इंडिया, भारत। कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उसका देश भारत शुड बी वन सच कंट्री ऑफ हिज ड्रीम, उसके सपनों के एक प्रकार का, दैट उसके स्वप्न जो भी हैं, कह रहे उसके सपनों का एक ऐसा संसार होना चाहिए, उसके सपनों में से एक ऐसा संसार होना चाहिए, उसके सपनों में से एक ऐसा देश होना चाहिए जिस प्रकार ये परिकल्पना करते हैं कि लोग जो वहाँ पे किसी प्रकार से उनके अंदर भय ना हो। इस ब्यूटीफुल पोएम में रविन्द्रनाथ टैगोर ने ईश्वर से अपनी कविता के माध्यम से अपने देशवासियों के लिए, अपने देश के लिए ऐसी परिकल्पना किया है। चलिए थोड़ा सा जान लीजिए, बाकी पोएम कल खत्म करेंगे। Where the mind is without fear and the head is held high. In this poem, the poet assumes and pray to God. इस कविता में लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और अज्यूम्स करते हैं, मानते हैं कि where the mind is without fear, जहाँ पे लोगों का मस्तिष्क बिना भय के हो, जहाँ लोग बिना भय के हो, माइंड मतलब यहाँ पे मस्तिष्क, यहाँ पे मस्तिष्क मतलब एवरी पीपुल, प्रत्येक लोग, जहाँ पे बिना भय के सभी लोग रहते हो। एंड द हेड इज हेल्ड हाई, और जहाँ पे लोगों का सिर गर्व से ऊपर उठा हुआ होता है, जिसको ऐसा काम अपनी लाइफ में ना करे कि उनका जो सिर शर्म से नीचे झुका हो। और नॉलेज इज फ्री, और जहाँ पे, यहाँ पे नॉलेज मतलब ज्ञान की बात कर रहे हैं, यहाँ पे शिक्षा की बात कर रहे हैं, और जहाँ पे शिक्षा निःशुल्क हो, जहाँ पे शिक्षा मुफ्त दी जाती हो, जहाँ पे कोई फाउंडेशन ना हो, कोई भी चाहे उच्च वर्ग का हो चाहे निम्न वर्ग का हो, हर लोगों के लिए शिक्षा मुफ्त हो, शिक्षा के कोई फाउंडेशन ना हो उस पर, जहाँ पे शिक्षा मुक्त हो। Where the word has not broken up into fragments, fragments मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े, स्मॉल पीसेज, बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। नैरो मतलब होता है संकीर्ण होता है, वेरी शॉर्ट। डोमेस्टिक मतलब होता है घरेलू,
वॉल्स मतलब दीवार। इनवेरिएबल, आपका देश उस समय छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे राष्ट्रीय टुकड़ों में बटा हुआ था, छोटे छोटे रियासतें थी उस समय। तो ऐसे देश की परिकल्पना कर रहे हैं कि जो छोटे छोटे उस समय रियासतें सब एक हो जाए और सब मिलके एक उन्नतशील भारत का आधार रखें। तो कह रहे वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन, वर्ल्ड मतलब यहाँ पे संसार, संसार मतलब उनके सपनों का संसार भारत। वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, और जहाँ पे घरेलू, जहाँ पे संकीर्ण घरेलू दीवालों द्वारा ये संसार छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा हुआ ना हो। कह रहे हैं कि जहाँ पे मेरा भारत, मेरा सपनों का संसार संकीर्ण घरेलू दीवालों के छोटे छोटे टुकड़े में बटा हुआ या टूटा हुआ ना हो, ऐसा मेरा देश होना चाहिए। Next, okay, I will explain tomorrow and I will give you exercises. Thank you.